नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ्स और रीजनिंग में। हम बात करने वाले हैं ज्यामिति के बारे में और ज्यामिति की काफ़ी सारी बातें हमने देख ली है कि ज्यामिति क्या होती है, त्रिभुज, वृत्त, है ना। काफ़ी बातें हमने देखी है। अब हम लोग उसके अंतिम पड़ाव की ओर है। ठीक है, तो हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वृत्त पढ़ रहे हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या गुणधर्म होते हैं, वो हमने पढ़ा था। कुछ प्रमेयों को हमने देखा था। ठीक है, और उसके बाद में हमने 3 बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है, ये हमने देख लिया था। अब हम वृत्त पढ़ लिया है, तो अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रमेय और है जो वृत्तों के ऊपर प्रमेय है। बोलेगा किसके ऊपर? वृत्तों के ऊपर कुछ प्रमेय है, उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, प्रमेय करके लिखिएगा। 2-3 प्रमेय हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम लोग प्रमेय की बात करें, चलिएगा, तो जैसे मान लो, समझना एक बात चित्र के थ्रू। एक वृत्त है और मान लो इसका केंद्र ये है, ओ इसका केंद्र है, तो यहाँ से एक तो ये कोण बनेगा। मान लो इस पॉइंट को हम लोग ए बोल दें और इस पॉइंट को हम लोग बी बोल दें, तो चाप ए बी चाप जो है उससे केंद्र पर हमारे पास में यहाँ जो कोण बनेगा वो, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण, है ना। अगर मान लो यहाँ पर x नाप का कोण बन रहा है, यहाँ पर बनेगा 2x, है ना। बात समझ में आ गई? यहाँ पर जितना कोण होगा उसका डबल केंद्र पर होगा। तो हम ये कहते हैं कि चाप द्वारा परिधि पर बना कोण और केंद्र पर बना कोण आपस में क्या होता है कि ये इससे डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, यहाँ 40 डिग्री देकर के पूछा था, यहाँ पर कितना डिग्री है? यहाँ 40 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो परिभाषा लिखिएगा ध्यान से। एक चाप द्वारा केंद्र पर, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि वृत्त के मतलब एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, एक अच्छी परिभाषा, और इसके ऊपर एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो प्रश्न क्या आया था वो भी लिख दे थोड़ा सा, कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया था प्रश्न। हाँ, यहाँ से ऐसे दे दिया था, यहाँ पर 40 डिग्री है परिधि पर, है ना। तो यहाँ पर कोण कितना होगा? तो आपके पास में x बराबर हो जाएगा 40 का डबल, तो 40 का डबल माने कि 80 डिग्री बन जाएगा। बोलो कितना डिग्री बन जाएगा? 80 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर x का डबल जो भी आएगा उसका डबल बन जाएगा। तो ये प्रश्न आपके पहले पूछा हुआ है। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, ठीक है, एक प्रमेय ये हो गई। 1-2 प्रमेय और हैं जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगली प्रमेय लिखिएगा। प्रमेय सेकंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रमेय सेकंड, देखो ध्यान से कि ये एक वृत्त है। समझना एक बार कंसेप्ट को। एक वृत्त है और हमने इसको 2 भाग कर दिए, तो ये आपके पास में एक वृत्तखंड कहला जाएगा। टुकड़े हैं, वृत्त का टुकड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, है ना। ये वाला वृत्तखंड है और ये भी आपके पास में क्या है? वृत्तखंड है। क्लियर है? तो अब ये आपके पास में वृत्तखंड है, तो इस वृत्तखंड से अब आपके पास में परिधि पर जितने भी कोण बनाएंगे आप, चाहे आपने ये कोण बना लिया, है ना, यहाँ से आपने
यहाँ से आपने ये वाला कोण बनाया और उसके बाद में अगर हम चाहें तो ये वाला कोण बनाएं या एक और कोण बना दे किसी और कलर में, चाहे हम लोग ये कोण बनाएं। ये तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तीनों के तीनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि एक वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा वृत्तखंड में, इसके ऊपर भी प्रश्न एक आ चुका है, वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण, है ना, एक जीवा द्वारा वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण आपस में क्या होते हैं? तो आपस में बराबर होते हैं। तो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब ये अगर मान लो 30 डिग्री, तो ये भी 30, ये भी 30, ये 20 है तो सबके 20 20, 45 है तो सबके सब 45। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक। उसके बाद में एक और प्रमेय इसके जैसी ही है। कहाँ से बार बार आ जाता है यार। हाँ, प्रमेय 3 याद रखना। अर्धवृत्त में बनाया गया त्रिभुज, अर्धवृत्त में बनाया गया त्रिभुज, अर्धवृत्त में बनाया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अर्धवृत्त में बनाया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अर्धवृत्त में बनाया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? तो समकोण त्रिभुज होता है। क्लियर है? ये प्रमेय आपकी 3 हो गई। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो ये त्रिभुज है, वो सॉरी वृत्त है और ये आपका आधा वृत्त है। अगर इसमें जो भी त्रिभुज बनेगा वो 90 डिग्री वाला ही त्रिभुज बनेगा। जो भी त्रिभुज बनेगा वो 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है। आप कितने भी त्रिभुज बना लो, ये अकेला नहीं, आप एक और त्रिभुज बनाए, आप दूसरा कोई त्रिभुज बनाए तब भी वो 90 डिग्री वाला ही बनेगा। चाहे आप यहाँ से बनाएंगे तो भी 90 डिग्री वाला ही बनेगा। क्लियर है? तो अर्धवृत्त में बनाया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। क्लियर है? तो आप इसको छाप लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हेडिंग आती है आपके पास में चक्रीय चतुर्भुज। कुछ कुछ बातें हैं जो आवश्यकता है वो हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी अनावश्यक बातों को नहीं उलझाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज समझिएगा। अगर हम लोग चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो एक मान लो एक वृत्त है, तो इस वृत्त के अंदर अगर चारों एक वर्ग मतलब एक चतुर्भुज बनाया जाए, उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। इसके चारों शीर्ष कहाँ पर हो? वृत्त की परिधि पर हो। मान लो ABCD। ठीक है। तो ये आपके पास में चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? एक वृत्त के ऐसा नहीं, एक वृत्त नहीं, एक वर्ग या एक चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, ऐसा लिख लो, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय
चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक। और क्या खास बातें हैं? चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये आमने सामने के कोण मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। अगला पॉइंट याद रखना कि सम्मुख कोणों का योग कितना, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिएगा, तो यहाँ पर कौन सा कोण हो जाएगा? कोण ए और कोण सी को मिलाएंगे तो 180 डिग्री, और कौन सा? तो कोण बी और डी को मिलाएंगे, कोण बी प्लस में कोण डी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? ये आपके पास में चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ओके, ठीक है, लिख लें इसको, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, अगली बात करें हम लोग तो स्पर्श रेखा की बात करेंगे। इसको एक बार छाप लें जल्दी से। हम बात करते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि एक बिंदु को टच करके जाने वाली रेखा। मान लो जैसे आपके पास में ये वृत्त है, तो एक जगह पर टच करके जाती कोई रेखा तो वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाती। क्लियर है? तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है आपको स्पर्श रेखा में। किन किन बातों का ध्यान रखना वो देखो। पहला पॉइंट, वृत्त को किसी एक बिंदु पर से होकर, एक बिंदु पर से होकर गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाती। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान में रखना कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर गुजरने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगला, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है ना। त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण हमेशा कितना डिग्री बनेगा? तो 90 डिग्री बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। त्रिज्या और स्पर्शिका के मध्य का कोण जो है वो हमेशा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का। क्लियर है? और क्या बात हो सकती है जो हमारे लिए ज़रूरी हो? है ना, स्पर्शिका और त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो कितना? 90 डिग्री। ठीक है, हाँ। तीसरा पॉइंट याद रखना, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। इस कारण परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं
स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये बात ध्यान में रखना है। अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए स्पर्श रेखा कितनी खींचेंगे तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3 पॉइंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा 3 पॉइंट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीनों पॉइंट को लिखने के बाद। चलिएगा बढ़े हम लोग आगे। हाँ, अगली हेडिंग लिखना, एक बिंदु से खींची जा सकने वाली, एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, और उसमें सबसे पहला जो आता है, इसमें सबसे पहला जो है, अब देखना आप ध्यान से, पहला केस क्या हो जाएगा कि बिंदु वृत्त के अंदर हो, बिंदु वृत्त के अंदर हो। अगर बिंदु वृत्त के अंदर हो तो इसे मान लो कि ये आपके पास में एक वृत्त है और ये बिंदु है, तो यहाँ से ये जो रेखा जाएगी वो छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। इस कारण से स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएगी? तो स्पर्श रेखा जो है आपके पास में, स्पर्श रेखा जो है वो 0 हो जाएगी। क्लियर है? अब आगे की बात करें तो अगर मान लो कि बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है, बिंदु कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर, मान लो ऐसे कहीं हो, तो अब कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त की परिधि पर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या आपके पास में कितनी हो जाएगी? 1। वृत्त की परिधि पर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी, यानी कि बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? अगले की बात करें, बिंदु वृत्त से, बिंदु जो है वृत्त से कहाँ हो? बाहर हो, है ना। जैसे मान लो ये वृत्त है और ये बाहर है, तो यहाँ से कितने? तो 2 स्पर्श रेखाएं। तो आपको ध्यान में रखना है 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसी में एक और पॉइंट ध्यान में रख लो, ये 4 पॉइंट हो गए ना अपने पास में। कौन कौन से 4 पॉइंट? एक तो पहला पॉइंट तो ये, अगला पॉइंट ये आपके पास में, तीसरा पॉइंट आपका ये वाला, ये तो गड़बड़ हो गया ना, बार बार अंदर से क्यों जा रहा है? नहीं खींचते, ठीक है, बार बार अंदर से जा रहा था, मुझे खींचिए नहीं। हाँ, 2 पॉइंट हो गए। अगला, वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से
दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये ध्यान में रखना है, लंबाई क्या होती है तो समान होती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना स्पर्श रेखाओं के बारे में। अब लास्ट इसमें रहेगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ओके। बात करें हम लोग, अगला हेडिंग लिखिएगा उभयनिष्ठ, है ना। तो दो वृत्तों के मध्य उभयनिष्ठ, दो वृत्तों के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो वृत्तों के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, हेडिंग तो हमने लिख दिया है, अब हम और चर्चा कर लें। तो पहला केस, दो वृत्त, अगर मान लो एक वृत्त ऐसे हो और अगला वृत्त ऐसे हो इसके अंदर, और दोनों के बीच में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर एक भी स्पर्श रेखा नहीं। अगर मान लो आपने यहाँ खींच दी, है ना, अगर आपने यहाँ खींच दी तो इसको टच करके जा रही है लेकिन इसको काट करके जा रही है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बोलो स्पर्श रेखा कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 0 होगी, है ना, दोनों के बीच में। अगला केस क्या बनता है, देखिए ध्यान से, अगला केस हम लोग ऐसा बन जाए कि मान लो एक वृत्त ऐसे हो और एक वृत्त उसके अंदर की ओर टच करके ऐसे जाए, तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, है ना। तो बोलो स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, तो आपके पास में एक हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, दो बातें हो गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि एक वृत्त ऐसे हो और एक और वृत्त ऐसे हो, है ना। कितनी स्पर्श रेखाएं, तो दो स्पर्श रेखाएं होगी, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी संख्या होगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। और क्या हो सकता है, और ऐसे हो सकता है भाई एक वृत्त ऐसे जाए और अगला यहीं से टच करके इसको ऐसे बने, तो अब यहाँ पर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, एक स्पर्श रेखा ये जाएगी, एक स्पर्श रेखा आपकी इधर से जाएगी, एक स्पर्श रेखा आपकी यहाँ से जाएगी। तो स्पर्श रेखाएं जो है वो आपके पास में कितनी बन जाएगी, तो 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 3। एक और कंडीशन बनेगी आपकी, जो लास्ट कंडीशन होती है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एक और कंडीशन है आपके पास में लास्ट वाली, उसके ऊपर बात करें तो एक वृत्त ऐसे और एक वृत्त ऐसे, अगर ऐसे है तो हमारे पास में कितने स्पर्श रेखा बन जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, एक आपकी यहाँ से जाएगी और एक आपकी यहाँ से जाएगी, तो 4 स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। स्पर्श रेखा कितनी बनेगी, तो 4 बनेगी। क्लियर है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। तो देखिएगा, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो एक भी नहीं बनेगी, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त टच करता हो तो एक बनेगी, 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे हो तो 2 बनेगी, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। चित्र बना करके इसको लिख लीजिएगा। है ना, चित्र बनाइएगा और इसको लिख ले आप लोग। चलिएगा, तो ये हमारा वृत्त जो है वो पोर्शन खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज, है ना। अब किसकी बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज यानी कि
क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है चतुर्भुज? इसकी अगर बात करें तो ध्यान से देखना इसकी परिभाषा को। हम क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज की बात करने वाले हैं हम लोग। और चतुर्भुज क्या होता है? एक सिंपल सी बात करें तो चार भुजाओं से क्या हो जाएगा? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहलाती। ठीक है, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहलाएगी। ये ध्यान में रखना है। कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे ये बन गया, ये बन गया, है ना, ये बना दिया, ये सब के सब चतुर्भुज है। ये सब के सब क्या है? आपके चतुर्भुज ही है। तो ऐसा आवश्यकता नहीं है चित्र बनाने की। मेरे हिसाब से जगह फालतू घेरेगा, इसको हटाओ, है ना। चलो, तो हम बात करें कि जो आवश्यक काम की बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलो, तो इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है आपको कि चतुर्भुज निर्माण के लिए चतुर्भुज में कुल 10 अवयव होते हैं। चतुर्भुज में कुल 10 अवयव होते हैं, ये आप याद रखिएगा हमेशा। 10 अवयव कौन कौन से? जैसे मान लो हमारे पास में एक हम आकृति बना दे ऐसा, तो भुजाएं कितनी है इसमें? 4 भुजाएं। तो भुजाएं जो है वो 4 है। बोलिएगा भुजाएं कितनी है? 4। कोण कितने हैं इसमें? तो कोण भी 4 है। और उसके बाद में इसमें विकर्ण जो है, कोण के बाद में विकर्ण, तो विकर्ण भी इसमें कितने हैं? तो विकर्ण आपके 2 है ना। विकर्ण कितने हैं? 2। तो टोटल अवयव कितने होगा टोटल? तो 10 अवयव होंगे। तो ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है ना। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि एक चतुर्भुज में कुल कितने अवयव होते हैं। चतुर्भुज में कुल 10 अवयव होते हैं। क्लियर है? चलें आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो चतुर्भुज के निर्माण के लिए चतुर्भुज निर्माण के लिए कम से कम, है ना, चतुर्भुज निर्माण के लिए कम से कम 5 अवयव होने आवश्यक है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। कम से कम कितने अवयव चाहिए चतुर्भुज निर्माण के लिए? कम से कम 5 अवयव होने आवश्यक है। अगर 5 अवयव नहीं हुए तो चतुर्भुज की निर्माण नहीं होगा, है ना। चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हम। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है कि इसके चारों कोणों का योगफल, है ना, चारों अंतः कोणों का योगफल, चारों अंतः कोणों का योगफल, चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको और ध्यान में रखनी है कि चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक काम आपका खत्म कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। फिर हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्भुजों के प्रकार, है ना। चलो हेडिंग लिखिएगा, चतुर्भुज के प्रकार।
चतुर्भुज के प्रकार। तो साथ ही साथ हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ते रहते हैं ताकि ज़्यादा समय खराब नहीं हो। मेन काम की बातें हम आवश्यक है। सबसे पहला आपके पास में आता है आयत। पहला क्या आता है? आयत आता है। तो आयत आप जानते ही हो कि आयत कैसी आकृति का होता है, इस प्रकार की आकृति का होता है ना। आयत इस प्रकार, ये तो चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, फटावर है, तो फिर आप बोलोगे मुझे चतुर्भुज बना दिया और आयत बता रहे हो, है ना। आप खतरनाक लोग हो, हमको डर लगता है जी। ठीक, हाँ, ये आकृति आपके पास में, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। आमने सामने की कौन सी, मान लो इसको ए बी सी डी नाम दें, तो ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ए डी जो है वो बराबर होगा बी सी के, ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा दूसरा पॉइंट कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर होगी। ये बात ध्यान में रखना है, आमने सामने की भुजाएं समांतर, यानी कि ए बी जो है वो समांतर होगी सी डी के, और ए डी जो है वो समांतर होगी बी सी के, ठीक है। दो काम हो गए। अब अगला बात करें हम लोग, आयत हो गया आपके पास में। आयत होने के बाद में हम जाएंगे वर्ग के पास में। आयत होने के बाद में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, वर्ग, ठीक है। अच्छा, इसके विकर्ण जो होते हैं वो आप बराबर होते हैं, अगला ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट कि विकर्ण आपस में गंदी राइटिंग है रे यार, ऐसा कौन लिखता होगा। चलो, मुझे खुद को ही पसंद नहीं है, दूसरों को कैसे पसंद आएगी। फिर से लिखो, बोलिएगा। विकर्ण बराबर तथा परस्पर समद्विभाजित होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, तो समद्विभाजित। विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्लियर है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। आगे बढ़े, 3 पॉइंट हो गए। अब अगला आता है आपके पास में वर्ग, ठीक है। तो वर्ग में क्या ध्यान में रखना है आपको, बोलो। वर्ग में क्या ध्यान में रखना है, इसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण भी बराबर। ये कोण वाला तो लिखा ही नहीं रे, फिर आप बोलोगे सर आपने तो कोण नहीं लिखा था। चारों कोण बराबर तथा 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर भाई चारों भुजाएं बराबर तथा चारों भुजाएं, ये चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर तथा क्या हो जाएगी, समांतर होगी। चारों भुजाएं बराबर तथा समांतर, यानी कि अगर मान लो ये ए बी सी डी हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब समांतर कौन सी हो जाएगी, ए बी जो है वो समांतर होगी सी डी के, और ए डी जो है वो समांतर होगी बी सी के। अगला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, चारों भुजाएं बराबर हो गई है ना। दोनों विकर्ण बराबर तथा परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों विकर्ण बराबर और परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण की बात करें तो यहाँ पे भी विकर्ण बना लें आप लोग, वैसे ही यहाँ पर भी विकर्ण बना लीजिएगा आप लोग, ये, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े।
चलिए आगे बात करें, आयत हो गया, वर्ग आ गया, है ना, ठीक है। अगली बात करें हम लोग, अब आयत और वर्ग हो गया तो तीसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, समचतुर्भुज की। अगला लिखिएगा पॉइंट, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस। ये क्या होता है, अगर इसकी आकृति बनाने की कोशिश करें हम लोग तो यही बना लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। इस प्रकार की जो आकृति होती है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड, है ना, चारों की चार आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी बात इसमें, देखो, पहला कि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की, आमने सामने, चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, तो समांतर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर अगर इसका नाम दे दें हम लोग, ठीक है, कोशिश ये समझना इसको कि बराबर है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे दिख सकता है इसको, ठीक है, ABCD। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी भुजाएं, AB बराबर है, BC बराबर है, CD बराबर है AD। इसके बाद में आपके पास में दो भुजाएं समांतर होगी, AD जो है वो समांतर है BC के, AD जो है वो समांतर BC के, और AB जो है वो समांतर है CD के, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो क्लियर है, तो ये आपके पास में समचतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगला क्या होता है इसमें कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कौन सा, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। क्लियर है, इसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण A जो है वो बराबर होगा कोण C के, और कोण B जो है वो बराबर हो गया कोण D के। अगला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समकोण पर, ऐसा कह दो, समकोण पर समद्विभाजित, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। कहाँ पर होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन कहाँ पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ध्यान में रखना। चलिए आगे की बात करें, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन समकोण पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। जैसे मान लो ये विकर्ण खींच दें, ऐसे इंक बदल देते हैं, एक विकर्ण यहाँ खींच दिया, एक विकर्ण यहाँ खींच दिया, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि O पर कटे, अगर मान लो AO बराबर हो गया OC, BO बराबर हो गया OD के, ठीक है। ये काम हो गया आपका समचतुर्भुज का। अगला पॉइंट आता है आपके पास में, बोलो कौन सा, अगला आता है समांतर चतुर्भुज। बोलो कौन सा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चित्र बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार से चित्र बनता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और
समांतर होगी, है ना। तो क्या ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्या होता है, तो समांतर होता है। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी डी, तो बोलो कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो गई, तो ए बी जो है वो बराबर हो गई सी डी के, और ए डी जो है वो बराबर हो गई बी सी के, और तो ए बी जो है वो समांतर भी होगी, ए बी जो है समांतर किसके, सी डी के, और ए डी जो है वो समांतर हो गई बी सी के। क्लियर है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। आगे की बात करें थोड़ा सा, और क्या ध्यान में रखना है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण तो बराबर तो नहीं होते, लेकिन परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में हम कहते हैं विकर्ण कौन सा, ए सी बराबर नहीं है बी डी के, लेकिन अगर मान लो ओ पर कट रहे हैं तो ए ओ जो है वो बराबर है ओ सी, और बी ओ बराबर है ओ डी के। क्लियर है, तो विकर्ण जो है वो बराबर तो नहीं होते, विकर्ण बराबर तो नहीं होते, लेकिन परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। किस में, तो समांतर चतुर्भुज में। क्लियर है, अगले की बात करें, इसके अलावा देखो, अगर इसके अलावा बात करें समांतर के बाद में, तो समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज समझना बात को, इसमें कोई भी दो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, बस इतना ध्यान में रखना, कोई भी दो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। मान लो ए बी सी डी, ठीक है, तो इतना ही ध्यान में रखना है, कितना कि पहला पॉइंट, कोई भी दो भुजाओं का, कोई भी दो भुजाओं का एक जोड़ा, कोई भी दो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, अगला क्या ध्यान में रखेंगे, अगला विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ये क्या बात हो गई, समान अनुपात में, लेकिन समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन समान अनुपात में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर चर्चा करें भाई कैसे बराबर नहीं होते। देखो ध्यान से, मान लो एक लाइन ये जाए और एक लाइन ये जाए, तो ये जो है मान लो ओ पर कट रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास में ए सी जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी सी के, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि ओ डी बटे ओ बी अगर करें तो ओ सी बटे ओ ए होगा। ठीक है, ये बराबर नहीं होते, लेकिन समान अनुपात में विभाजित
होते हैं। ठीक है, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो ये आपके पास में अगर हम बात करें तो ये आपका चतुर्भुज पूरा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बहुभुज की। लिख लो इसको। हाँ, हो सकता है खत्म बहुभुज। ठीक है, बहुभुज पूरा हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, एक नोट में लिखना, आयत को वर्ग को आयत कह सकते हैं। एक नोट में एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए लिख देते हैं। वर्ग को नोट करके लिख देना, वर्ग को आयत, वर्ग को आयत कहा जा सकता है, वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है, वर्ग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन आयत को क्या है, वर्ग हम लोग नहीं बोल सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वर्ग को आयत तो बोल सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। अगला हेडिंग लिखेगा बहुभुज। आज कोशिश करते हैं, खत्म करते हैं इसको। बहुभुज, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति, बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना। तीन या तीन से ज़्यादा की जो बंद आकृति है वो क्या कहलाएगी, आपके बहुभुज कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो आपका त्रिभुज, ये भी एक प्रकार का बहुभुज है ना। चतुर्भुज, ये भी बहुभुज है। आयत, ये भी बहुभुज है। षटभुज, ये भी एक प्रकार का बहुभुज जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा भुजाएं हो, बहुभुज है। क्लियर है। अब बात करते हैं बहुभुजों के प्रकार। बहुभुज के प्रकार की बात करें, ठीक है, बहुभुज के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है। बहुभुज दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। ठीक है, सभी उत्तल बहुभुज का मतलब, जैसे मान लो एक चित्र बना ले हम लोग इस प्रकार का, ये आपका उत्तल बहुभुज है। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि सभी आंतरिक कोण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जाम में आ चुका। सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर बनते हैं। बहुभुज, सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर, बहुभुज के अंदर बनते हैं। सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर बनते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। किसमें, बहुभुजों के प्रकार में, कि भाई बहुभुज के कौन कौन से प्रकार हो गए। तो बहुभुज दो प्रकार का है, तो उत्तल, दूसरे हम लोग बात करें इसी में ऐड कर लेके थोड़ा सा जगह बना करके, इसी में कर लेते हैं ताकि याद करने के लिए भी और देखने के लिए ठीक रहेगा आपका। अगला है आपका अवतल बहुभुज। सेकेंड, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ठीक है, अगर अवतल बहुभुज की बात करें तो कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो
तो कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो अवतल बहुभुज कहलाएगा। और कम से कम एक विकर्ण बाहर हो, कम से कम क्या, एक विकर्ण बाहर, कम से कम एक विकर्ण जो है वो आपका बाहर बनेगा। कम से कम एक विकर्ण कहाँ बनेगा, तो बाहर बनेगा। ये बात ध्यान में रखना। किस में, तो अवतल बहुभुज में। देखो उत्तल में क्या था, है ना, उत्तल में क्या था अभी हमने पढ़ा है। उत्तल में कम से कम, मतलब उत्तल में सभी के सभी 180 डिग्री कम, कोई भी एक कोण 180 से ज़्यादा हो गया तो अवतल, और इससे क्या होगा, कम से कम एक जो विकर्ण जो होगा, है ना, वो बाहर बनेगा। किसमें, तो उत्तल में। जैसे मान लो कि डायग्राम बनाया, अगला हम लोग ऐसा बना दे, तो इस प्रकार से मान लो ये आकृति है, तो ये आपके पास में ये जो कोण है 180 से ज़्यादा हो गया। अब विकर्ण बनाओगे तो ये विकर्ण जो है, अगर हम लोग विकर्ण बना दे, है ना, तो बहुत सारे विकर्ण बनेंगे, इसमें विकर्ण बहुत सारे बनेंगे, लेकिन दिक्कत क्या आ जाएगी, जैसे मान लो ये बन गया, ये विकर्ण बन गया, ये विकर्ण बन गया, लेकिन यहाँ मिलाएंगे तो ये आपके पास में विकर्ण बाहर बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब उत्तल बहुभुज के प्रकार, है ना, तो सीधा हम लोग ग्राफ बना करके देख लेते हैं। उत्तल बहुभुज की बात करें तो उत्तल बहुभुज दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित बहुभुज, और अगला होता है अनियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज, ठीक है। अब नियमित में क्या ध्यान में रखना है कि सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं। सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका नियमित बहुभुज हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल कह दें तो समबाहु त्रिभुज, वर्ग, ठीक है, ऐसे हमारे पास में कोई आकृतियां हैं तो ये नियमित बहुभुज हो गए। ठीक, अब अनियमित बहुभुज में भुजाएं समान या असमान, कोण समान भी हो सकते या असमान, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, दोनों का मतलब भुजा प्लस में कोण, है ना, दोनों एक साथ, भुजा और कोण दोनों एक साथ समान नहीं, बस ये ध्यान में रखना है, दोनों एक साथ समान नहीं होते। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके पास में ऐसा, तो हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे समचतुर्भुज की कह दें, समचतुर्भुज, इतना बड़ा कहाँ से बना दिया। समचतुर्भुज हम लोग बात करें अगर समचतुर्भुज में, इसमें भुजाएं तो बराबर है, भुजाएं बराबर हो जाएगी, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। कोण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, कोण बराबर नहीं, भुजाएं तो बराबर लेकिन कोण बराबर नहीं होते। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अनियमित का समचतुर्भुज। इसमें समबाहु त्रिभुज है ना, तीनों भुजाएं तीनों कोण, वर्ग चारों भुजाएं चारों कोण, है ना, पांचों भुजाएं पांचों कोण, ऐसा कुछ हो तो पॉसिबल है। यहाँ पर चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये अनियमित बहुभुज हो गया। अब नियमित बहुभुज पे कुछ नियम है ना, नियमित बहुभुज पे कुछ नियम है, इसको लिखिए फिर नियमों की ओर चलेंगे।
हाँ, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फिर बाकी काम खत्म है। नियमित बहुभुज के नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो हम लोग कह सकते हैं n-3 इंटू में 180 डिग्री, है ना। 3 नहीं 2 करना पड़ेगा। ओके 3 करेंगे, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। n-3, हाँ n-2 होगा ना, 3 नहीं होगा, नहीं तो फिर 3 गड़बड़ हो जाएगा। n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज है तो 3 भुजाएं, n का मतलब क्या है, भुजाएं, n मतलब भुजाएं, ठीक है, n का मतलब क्या है, भुजाएं। और विकर्णों की संख्या, अगला क्या आता है, विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो आपके पास में विकर्णों की संख्या n-2 है ना, सॉरी, विकर्णों की संख्या n इंटू n-3, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से चुक रहा था, n इंटू n-3 बटे में 2, ठीक है, ये विकर्णों की संख्या। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझो कैसे विकर्णों की संख्या के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से। अब से ये दिया एक पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, एक पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, ये अगर प्रश्न है तो पंचभुज का मतलब ऐसी आकृति है ना। अगर आकृति बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार से आकृति बनेगी पंचभुज में। अब यहाँ पर विकर्ण अगर बनाए तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, फिर यहीं से एक, दो, फिर एक यहाँ से हो गया तो एक यहाँ से। तो आपके पास में देखो ध्यान से, अगर हम काउंट करें इसको तो 1 2 यहाँ से गए, 3 4 और कौन सा रह गया आपके पास में 5, है ना। ये इस प्रकार से हम क्या करें कि भाई भुजाएं कितनी 5 है, तो 5 इंटू आपके पास में 5 माइनस 3 बटे में 2, तो 5 इंटू 5 में 3 गया तो 2 बटे में 2, तो कट गया, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका, 2 आंसर बनेगा। बोलो कितना आंसर बनेगा, 2 आंसर बनेगा, सॉरी 5 आंसर बनेगा ना, कट जाएगा तो कितना बनेगा 5। अब थकान हो रही लगता है ना। हाँ, लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो थोड़ी सी थकान अब हावी हो रही है, इसलिए चीज़ें गड़बड़ हो रही है ना। पंचभुज हो गया, आपसे कह दिया कि 10 भुजाओं वाले सममित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होगा, कितनी भुजाओं वाले 10, तो अंतः कोणों का योग, तो आपके पास में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो 10 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री, तो 0 64 का 4 हासिल 6, 8 और 6 14, तो 1440 आंसर बनेगा। क्लियर है। तो ये आपका इस प्रकार से बहुभुज का पूरा काम खत्म होता है। तो ये पूरी ज्यामिति है ना, ये पूरी ज्यामिति लगभग 99 100 पत्तों के आसपास में हमारी कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो ये ज्यामिति थ्योरी खत्म हुआ है। अब हम लोग कम से कम 3 या 4 क्लासें, है ना, 2 3 4 जो भी क्लासें होगी वो 2 3 4 क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, इनके प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अब तक प्रश्न हमने नहीं किए थे ना, 7 या 8 क्लासें हो गई हमारी, 7 या 8 क्लासें हो गई, शायद से 8 या 9 भी हो सकती है, लेकिन टोटल काउंट नहीं करिए। तो इतने क्लासों में हमारी थ्योरी खत्म हुई है। अब हम लोग क्या करने वाले बोलो, 3 4 क्लासों में इसके प्रश्न करेंगे, उसके बाद में क्षेत्रफल में जाएंगे, फिर आयतन में जाएंगे। ये मान के चलो कि कम से कम क्षेत्रफल में 7 8 क्लास है और आयतन में 7 8 क्लास हैं, मतलब 15 क्लास हैं, 15 घंटे और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यामिति, क्षेत्रफल और आयतन खत्म होगा, यानी कि मान के चलो कि 30 क्लासों का पूरा ताम झाम है ना, लगभग 25-30 क्लासों का पूरा मैटर है, 25-30 घंटे का, लेकिन बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, है ना। इतना ही पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नोट डाउन कीजिएगा, प्रॉपर नोट बनाइएगा और रिवीजन करके
फिर अगली क्लास आपको देखना है। थैंक यू।